अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की ताज़ा लहर ने एक बार फिर सूबे के अमन अमान के मसाइल को नुमाया कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में ताज़ा तरीन बम धमाके में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत इस हकीकत की अक्कासी करती है कि दहशतगर्द अपने मजमूम अज़ाइम को अमली शक्ल देने में किसी भी हद से दरेग नहीं कर रहे। ये धमाका पटियाला पुलिस की हुदूद में एक पुलिस मोबाइल पर किया गया है, जिसमें एएसआई गुल आलम, कांस्टेबल रफ़ीक और ड्राइवर सखी जान शहीद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द सरगर्मी अब सिर्फ शहरी या देही इलाकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि दहशतगर्द सूबे के सिक्योरिटी ढांचे, खासतौर पर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को बराह रास्त निशाना बना रहे हैं। और फितनतुल खारिज की जानिब से पुलिस मोबाइल पर हमला इस बात का सबूत है कि दुश्मन रियासती मशीनरी को नाकारा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को रोका जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे अपने फ़राइज़ की अदायगी में ना सिर्फ मुस्तहकम हैं, बल्कि दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने में तजर्बाकार और अज़म से सरशार हैं। गुज़श्ता बरसों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों के कई मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए, जिससे यह वाज़ेह होता है कि रियासती मशीनरी किसी भी बुज़दिलाना इकदाम से डरने वाली नहीं है। दूसरी जानिब जहाँ एक तरफ सूबे में दहशतगर्द सरगर्म है, वहीं तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पर भी सियासी दबाव बढ़ रहा है। हालिया बरसों में सियासी मंजरनामा बदल रहा है और अवामी तवक्कुआत और हुकूमती कारकर्दगी के दरमियान खला वाज़े हो रहा है। अवामी हल्कों में यह तासुर उभर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस दहशतगर्दी के खात्मे या अमन कायम रखने पर कम और बानी पीटीआई की रिहाई पर ज़्यादा मरकूज़ है। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी की मज़ामती और जारहाना बयानिए की वजह से सियासी कशमकश मज़ीद बढ़ रही है, जिसके नतीजे में सूबे में गवर्नर राज के नफाज की बातें ज़ोर पकड़ रही हैं। यह तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सूबे में सियासी गुंजाइश कम होती जा रही है और मुमकिन गवर्नर राज के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार करने की कोशिशें जारी हैं। अब सियासी दबाव और बदअमनी के दरमियान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की सूरत हाल एक पेचीदा तवाज़ुन का मुतालबा करती है। दहशतगर्दाना हमले और सियासी अदम इस्तेहकाम मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा मसला बन रहा है। जबकि दूसरी जानिब आज वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी सिविल अफसरान और पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि खैबर हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। अब ये वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के लिए सूबे में सियासी गुंजाइश महदूद हो रही है और शायद यही वजह है कि वज़ीर आला केपी की अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं और वो ये तासुर दे रहे हैं कि सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। अहम बात यह है कि इससे पहले सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद सूबे में ऑपरेशन की मुखालिफत करते रहे, लेकिन अब वो वजाहतें पेश कर रहे हैं जो इस बात का इंदिया है कि शायद वज़ीर आला केपी के महाजराई से गुरेज कर रहे हैं और इसकी वजह सूबे में मुमकिन गवर्नर राज को करार दिया जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होती है तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुमकिन क्रैकडाउन सख्त हो सकता है और तहरीक इंसाफ की सियासी गुंजाइश मज़ीद कम हो सकती है। अब ज़ाहिर है बानी पीटीआई मज़ामत की सियासत पर अब भी चल रहे हैं और इसका सबूत गुज़श्ता रोज़ उस्मा खान के बयान से झलकता है, जिसमें वो इदारों के सरबराहान को फिर से निशाना बनाती दिखाई दी और अब उस्मा खान के बकौल बानी आइंदा के लिए सारे फैसले सुहेल आफरीदी को करने का कह दिया है। अब सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी तमाम फैसले आज़ादाना हैसियत में कर सकेंगे या फिर उन्हें भी वैसे ही हिसाब देना होगा जैसे साबिक वज़ीर आला केपी के लिए अमीन गंडापुर को अपनी वज़ारत आला से हाथ धोकर हिसाब चुकाना पड़ा। और अगर सुहेल आफरीदी भी उसी राह पर चलते रहते हैं जिस राह पर बानी पीटीआई उन्हें चलने का कह रहे हैं, तो ऐसे में सूबे के मामला तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल भी सकते हैं, जिसका इशारा राना सनाउल्लाह भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी गुंजाइश है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऑप्शन की तरफ ना, ये इस बात पर मुनहसर है कि वज़ीर आला केपी के दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का साथ दें। अब यह तासुर दिया जा रहा है कि अगर वज़ीर आला केपी के मफामत के रास्ते पर चलेंगे तो उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर वो कौमी सलामती के अहम मामले में दरअंदाजी करेंगे तो फिर सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। और इस हवाले से फैसल वोडा कहते हैं कि पीटीआई ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। अगर इश्ताल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इसकी इजाज़त देगा? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर मुगल साहब, गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है एज़ पर राना सनाउल्लाह, गवर्नर राज का ऑप्शन है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि वज़ीर आला केपी के का कंडक्ट कैसा होता है। वो क्या सिक्योरिटी इदारों से और हुकूमत से ताउन करते हैं दहशतगर्दी के मामले पर या फिर मज़ाहमत का रास्ता अपनाते हैं? तो अब ये मुनहसर है चीफ मिनिस्टर केपी के ऊपर। तो आपकी नज़र में इस वक्त मतलब पॉलिसी क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर केपी के दहशतगर्दी के मामले पर जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं क्या हुकूमत के साथ चलने को तैयार होंगे या फिर आपको लगता है कि मज़ाहमती रवैया अपनाया जाएगा? जी देखें, दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त वैसे तो पूरे मुल्क में है, लेकिन दो सूबों में बड़े अरूज पे है। एक बलूचिस्तान में और एक केपीके में।
तो दहशतगर्दी का तो कोई भी हमायती नहीं हो सकता, और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना, जो दहशतगर्द आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं या निहत्ती अवाम पे हमले करते हैं, कोई भी जी अकल जो है वो उसकी हमायत नहीं कर सकता। तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या सुहेल आफरीदी या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम किस तरह ये पसंद कर सकते हैं कि कोई आके उन पे हमले करे और उनको नुकसान पहुंचाए। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि दहशतगर्दी का हल क्या है, दहशतगर्दी का तोड़ क्या है। क्या वजह है कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में 3 साल 8 माह में यही दहशतगर्दी के हमले बहुत निचले लेवल पे चले गए थे, बहुत कम हो गए थे। और क्या वजह है कि इस मौजूदा दौरे हुकूमत में इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने एक साल में इतने हमारे फौजी जवान शहीद नहीं हुए जितने पिछले 1-2 सालों में एवरेज के हिसाब से हो रहे हैं। अच्छा, आमिर मुगल साहब, इसकी फिर एक हिस्ट्री है ना सर। जाहिर है वो अफगानिस्तान में जो रिजीम चेंज हुआ वो भी तो खान साहब की गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में हुआ। जाहिर है उस आखिरी साल के अंदर ये रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट आ गई। अब तालिबान गवर्नमेंट ने दोहा पीस एग्रीमेंट के अंदर ये एग्री किया था कि वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि टीटीपी को कैसे तकवीयत मिली और किस तरीके से ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हमारे यहाँ बड़ी खिलाफ तवक्को, क्योंकि जिस वक्त रिजीम चेंज हो रहा था तो उस वक्त तो बहुत सेलिब्रेशन थी, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही थी, और जाहिर है उस वक्त एक ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ही आ गई है, वहाँ तालिबान की हुकूमत नहीं आई। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि जब ये रिजीम चेंज हुआ अफगानिस्तान में तो वहां जाके चाय किसने पी थी? उस वक्त के DGI ने सर, जनरल फैज हमीद ने। जी हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले जो हुकूमत थी उसको तो हम अलग ऐलान कहते थे कि वो पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है, उसको तो हम अलग ऐलान कहते थे कि वो इंडिया की कहने पे चलती है, और वहां उन्होंने इंडिया को कौंसल खाने बना के दिए हुए हैं जिन कौंसल खानों की आड़ में वहां दहशतगर्दी की जाती है। तो क्या वजह है कि जिस हुकूमत को हम अपना दोस्त समझते हैं, जिस रजीम को हम अपना दोस्त समझते हैं, और जो रजीम चेंज होने पे हमारे DGI वहां पे जाके चाय पी रहे हैं, फिर उसकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, आज हम उन्हीं से क्यों गिले शिकवे हो गए? किधर होता है बाई द बुक चल रहा है पाकिस्तान? नहीं, हाँ, कैसे चल रहा है सर? पाकिस्तान के दौर पे चल रहा है। ये आप कह रहे हैं ना सर। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है सर, पाकिस्तान एक रियासत है सर, और उस रियासत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है सर। जी सुन ले, पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान एक रियासत है, और उस रियासत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आपने टके टोकरी पे डाला हुआ है। सच बोलने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। देखिए आमिर मुगल साहब, आपने कहा कि उस वक्त दहशतगर्दी नहीं थी, ये दहशतगर्दी बढ़ गई। मैंने ये अर्ज की सर कि रिजीम चेंज हुआ, मैंने सर अर्ज की कि रिजीम चेंज हुआ, फिर हमारे यहाँ से जाहिर है एक पॉलिसी थी जो बहुत सॉफ्ट रखी गई, यहाँ से कैदियों को छोड़ा भी गया। एक इंप्रेशन जो इस वक्त की हुकूमत कहती है वो यही है, और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकला कि एग्रेशन बढ़ गया, दहशतगर्दी बढ़ गई हमारे यहाँ। ऐसे नहीं हो सकता ना, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। बात यह है कि उस वक्त दहशतगर्दी इस लेवल पे नहीं थी, दहशतगर्दी तो कभी भी खत्म नहीं हुई। आज इतनी पीक पे क्यों गई है, मेरे सवाल का मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जब एक पाकिस्तान दोस्त गवर्नमेंट आ गई जिसको हम जाके जिसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आज क्या वजह हुई है? सर मैं वही वजह बता रहा हूँ ना कि हुकूमत भी ये कहती है कि ये दहशतगर्दी का तोहफा खान साहब की गवर्नमेंट दे के गई है हमें। नहीं, ये गलत कह रहे हैं ना वो। ये तो आपके सारे पार्लियामेंटेरियन बयान दे चुके हैं कि जो TTP को यहाँ पे ला के बसाने का जो मंसूबा है वो शुरू हमारी गवर्नमेंट में ही हुआ था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, उसकी मंजूरी हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद हुई है। देखिए दो तरह की पॉलिसी है सर, या तो उनके साथ एंगेज किया जाए या फिर ऑपरेशन किया जाए। सर इसी पे डिबेट है ना। अब हुआ ये है, माजी में भी हमने देखा कि जब हमने एंगेज करने की कोशिश की, जब हमने मुज़ाकरात किए तो दे केम बैक इवन स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा मजबूत और मरबूत ताकत के साथ हमलावर हुए। इसका मतलब यह है कि स्टेट ने यह फैसला कर लिया कि मुज़ाकरात तो हमने नहीं करने, हमने ऑपरेशन करना है। तो जब रियासत ने यह फैसला कर लिया कि ऑपरेशन करना है, तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत इस फैसले पर सपोर्ट करेगी रियासत को, या फिर इस फैसले के अगेंस्ट जाएगी? सुन लेना फिर, अब पहले रियासत की तारीफ तो समझ लेना। मैं और आप, रियासत किसको कहते हैं? जी,
हम इससे कतई नजर, ये फॉर्म 45 की हुकूमत है या फॉर्म 47 की, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाह रहा। जी। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रियासत की, जो स्टेट की तारीफ लिखी हुई है, वो ये है कि आपके तमाम मुंतखब असेंबलीज, उसमें आपकी कौमी असेंबली भी शामिल है, उसमें आपकी सूबाई असेंबलीज भी शामिल है, और आपके लोकल गवर्नमेंट के इदारे, ये आपकी रियासत है। तो जिस सूबे में आप ऑपरेशन सर करना देखिए, चाह रहे हैं, एज पर द डेफिनेशन, मैं भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं और आप भी सर रियासत के एक अदना से कंपोनेंट है ना सर, अवाम भी है उसमें, जाहिर है अवाम भी है, और उसमें हमारे पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी है हमारी, और उसके पास इदारे भी हैं सर, जिसमें गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है रियासत का। मेरा मौक़िफ़ तो सुन लेना, अगर आपने मुझे लिया है तो। जी। अब सूबा केपीके की हुकूमत क्या इस रियासत की एक इकाई नहीं है? और उसी सूबे में जहां पर ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसी सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के तमाम जमातों ने, जिसमें नून लीग, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें JUI, सारी जमातों में ANP ने, सब ने मुश्तरका तौर पे ये करारदाद मंजूर की। अभी पिछले दिनों इस सुहेल अफरीदी का यह कारनामा है कि पहली मरतबा सूबाई असेंबली में बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टीज ने यह कहा कि ऑपरेशन से पहले मुज़ाकरात करें और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लें। सर किससे मुज़ाकरात करें? कब कहते हैं मैं बताता हूं ना, हम कब कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना हो? ऑपरेशन कैसे होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा? मुज़ाकरात, आमिर मुगल साहब, सर मैं सर एनलाइटन मी, किससे मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात देखें, सबसे पहले आपको, अगर आपने ऑपरेशन करना है पाकिस्तान की हदूद के अंदर, तो उसमें हमने ये देखना है कि जो हम कोलेटरल डैमेज के नाम पे बेगुनाह जिसमें उसमें लोग मरते हैं, हमारी माएं बहनें बच्चे, उनको हम कैसे बचा सकते हैं ऑपरेशन से? नहीं सर किससे, मैं मेरा सवाल ये, मुज़ाकरात किससे करें सर? मुज़ाकरात आपको अफगान गवर्नमेंट से भी करने चाहिए। वो तो हो रहे हैं, अगर आप सुन लेना, वो तो हो रहे हैं सर, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी हो रहे हैं, तो ठीक है। अब बात ऑपरेशन की आ गई, तो किससे मुज़ाकरात करें फिर? अब सुने ना, अब अपनी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर अगर हमने करने हैं, ऑपरेशन करना है, तो उस ऑपरेशन से पहले हमने ये मेक श्योर करना है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में हमारे जो बेगुनाह सिविलियन शहीद होते हैं, जो बच्चे बेगुनाह मारे जाते हैं, जो औरतें मारी जाती हैं, या कोई भी मारा जाता है बेगुनाह, सर उनकी कैजुअलिटीज ना हो। क्या आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सर? तो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात स्टेट नहीं करती। क्यों दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करेगी स्टेट, जो हमारी माओ बहनों बूढ़ों बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, जिन्होंने कल मीरान शाह में AC को मार दिया, जिन्होंने आज 3 सिक्योरिटी एहलकारों को मार दिया? क्या स्टेट उनसे मुज़ाकरात करेगी सर? आप देखिए, बात ये है, मुझे बताएं सूफी मोहम्मद कौन था, किसने उसके साथ मुज़ाकरात किए? बताएं जरा मुझे, क्यों किए? जितने मुज़ाकरात हुए सर, जितने मुज़ाकरात हुए, क्या वो प्रोडक्टिव साबित हुए या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए? आप रीसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें। मैं आपको बता रहा हूं कि सूफी मोहम्मद के साथ इसी स्टेट ने मुज़ाकरात किए, उसने हथियार डाले, वो उसके बाद उसको इसी आपकी रियासत ने प्रोटेक्शन दी। अभी मुझे नाम भूल गया, BLA के एक बहुत बड़े कमांडर है, उनके साथ उन्होंने हथियार डाले और वो आके आपकी रियासत के आगे उन्होंने सरेंडर किया। सर वो तो ऑलमोस्ट, ये तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो ऑलमोस्ट डेली हो रहे हैं सर। हथियार भी डालते हैं और जाहिर है वो इस धारे के अंदर भी शामिल होते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि जब हमने ये फैसला कर लिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर ये देख लिया कि मुज़ाकरात फ्रूटफुल नहीं हो रहे, काउंटर प्रोडक्टिव, और स्टेट ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें काइनेटिक डोमेन में ऑपरेशंस करने और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि KP गवर्नमेंट अब सपोर्ट करेगी या उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से कतन कोई नहीं रोकता, ना इस पे किसी का इख्तलाफ है। आप असल इख्तलाफ को समझने की कोशिश करें रेहान तारिक साहब। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। अगर किसी जगह कोई ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो रियासती इदारों पे मुसल्लह हमले करते हैं या मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी करते हैं, या हमारे नौजवानों को, अब आपने 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स का नाम लिया, वो हमारे भाई हैं, उनकी फैमिलीज हमारी फैमिली है, उनका दुख हमारा दुख है, वो हमारे शुहदा है, हम उनको ऑन करते हैं। हमारा जो इख्तलाफ है उसको समझे। और दूसरा, आप बार बार जो रियासत की रिट लगा रहे हैं, सूबाई हुकूमत रियासत है, ये रियासत की इकाई है,
आप इसको रियासत से बाहर नहीं कर सकते कि ये रियासत नहीं है और वफाकी हुकूमत सिर्फ रियासत है। इस बात से कतई नजर कि वफाकी हुकूमत असली है या नकली है, जायज है या नाजायज है, हुकूमत है, इस वक्त ऑपरेट कर रही है। आपकी जो सूबाई हुकूमत है उसको भी आप रियासत की इकाई समझे, उसकी बात को समझे। हमारा इशू ये है सूबाई हुकूमत का, केपीके की हुकूमत का, सुहेल आफरीदी का, कि आप ऑपरेशन इस तरीके से करें कि उसमें बेगुनाह लोग ना मारे जाएं, उसमें सिविलियंस ना मारे जाएं। क्या आए रोज बच्चे नहीं शहीद होते इस ऑपरेशन में? क्या आए रोज खवातीन नहीं शहीद होती? क्या बेगुनाह लोग नहीं मारे जाते इस ऑपरेशन में? जब आप ड्रोन अटैक्स करते हैं, जब आप रैंडम ऑपरेशन करते हैं, जब आप नहीं नहीं, 10 या रैंडम 5 ऑपरेशन देखिए, ये कयास आई है ना सर, अजम्पशंस है ना, ये अजम्पशंस है ना कि रैंडम ऑपरेशन हमारी आप क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है, काइनेटिक डोमेन में कर रही है। आमिर मुगल साहब, लास्टली सिर्फ ये बताइएगा, इस रवैये के साथ तो हुकूमत ये भी कह रही दे रही कि गवर्नर राज लगा देंगे, तो आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक देन? देखिए, इमरान खान केपीके में का राज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो के ऊपर ये लगा लें गवर्नर राज, फिर इनको भी उसके ठीक। प्रशासन का पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है केपीके में गवर्नर ठीक। राज लगाना। और ये कोई इधर धौंस धांधली या बदमाशी नहीं है कि आप मुंतखब हुकूमत को, वाहिद हुकूमत जो फॉर्म 45 की है, वाहिद हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा है, वाहिद वज़ीर आला जो अवाम का नुमाइंदा है, आपका ठीक, वज़ीर गवर्नर आला राज नहीं नाजायज लगने दर्जा देंगे नहीं आप ये कह रहे हैं। आमिर मुगल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक है। शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे माशी दोराहे पर खड़ा है जहां टैक्स रिलीफ की फौरी जरूरत और IMF की सख्त शराइत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी दिखाई देती हैं। ऐसे वक्त में जब हुकूमत टैक्स इस्लाहात और बड़े रिलीफ पैकेज पर गौर कर रही है, मईशत पहले से ज़्यादा दबाव में है और फैसलों के नताइज भी पहले से ज़्यादा भारी हो चुके हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से टैक्स रिलीफ की तजावीज़ को IMF के सामने रखने की हिदायत इस हकीकत को जाहिर करती है कि पाकिस्तान की माशी हिकमत अमली अब मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी मालियाती नज़्म के साथ जुड़ी हुई है। हुकूमत के पास इस्लाहात का खाका ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस खाके पर रंग भरने की ताकत IMF के फैसलों से ही मिल सकती है। अब जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी शोबे की सरबराही में कायम इनकम टैक्स रिफॉर्म्स पैनल ने 975 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज की सिफारिशात पेश की हैं। इनमें तनख्वाहदार तबके के टैक्स में 25% कमी, इनकम टैक्स सरचार्ज का खात्मा, बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स वापस लेने की तजवीज़, सुपर टैक्स और मिनिमम टैक्स के खात्मे जैसे नकात शामिल हैं। ये तजावीज़ बज़ाहिर एक ऐसे टैक्स निज़ाम की तश्कील की तरफ इशारा करती हैं जो कारोबार दोस्त और शफाफ तरीके से सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा माली हालत इस कदर बड़े रिलीफ को बर्दाश्त कर सकती है? ज़राए के मुताबिक इन तजावीज़ का फौरी माली असर 600 अरब रुपये से ज़ायद बनता है। बाज़ माहिरीन मईशत के नज़दीक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही बढ़ते हुए खसारे, कमज़ोर रेवेन्यू बेस, भारी कर्जों और मालियाती बेयकीनी का शिकार है, वहाँ इस सतह का रिलीफ हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं होगा। यही वजह है कि हुकूमत ने मोहतात रास्ता अपनाते हुए तमाम तजावीज़ को IMF से मशरूत करने की हिदायत की है। इसके बगैर ना तो रिलीफ पायदार हो सकता है और ना ही हुकूमत बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदगान के एतमाद को कायम रख सकती है। तजावीज़ के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 120 अरब रुपये का रिलीफ दिया जा सकता है। दूसरी जानिब कारोबारी तबके को सुपर टैक्स के खात्मे से 190 अरब रुपये, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% करने से मजीद 170 अरब रुपए का फ़ायदा मिल सकता है। पाकिस्तान की सनतें जो पहले ही तवानाई बहरान, महंगे खाम माल, कमज़ोर रसद और इंतज़ामी रुकावटों जैसे मसाइल का सामना कर रही हैं, उनके लिए ये रिलीफ एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। लेकिन इसी के साथ ये हकीकत भी मद्देनज़र रखनी होगी कि 600 अरब रुपए की कमी हुकूमती आमदन में बड़ा खला पैदा कर सकती है। यह असल सवाल और ज़्यादा अहम हो जाता है कि क्या IMF वाकई इस भारी रिलीफ को मंजूर कर सकेगा। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर शकील रामे साहब ने इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ तो हुकूमत कोई 600 अरब रुपए का ये जो रिलीफ देना चाहती है और फिर इसको मशरूत कर रही है IMF के साथ, इज इट जस्ट एन आई वॉश कि हुकूमत बताना चाहती है कि हम तो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि हाथ बंधे हुए IMF इजाज़त नहीं दे रहा है? देखें, पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इस रिलीफ की कोई फादियत होगी, फिर हम IMF के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी। एक चीज़ बड़ी बुनियादी है कि जब तक आप अपनी प्रोडक्शन बेस को नहीं एक्सपेंड करते या स्ट्रेंथन करते, तब तक आपका कोई जो अमल है वो इकानमी की रिवाइवल में फ़ायदा मंद नहीं होता। अगर तो ये जो रिलीफ हम बात कर रहे हैं,
ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करेगा पाकिस्तान में। जिस तरह आपने बात की सुपर टैक्स को ख़त्म करें, तो क्या उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी? या कॉर्पोरेट टैक्स को हम उस पर जाकर इंडस्ट्री में कम करें तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी? अगर तो यानी कि इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें एक एक्टिविटी जनरेट होने की बात होती है। सुपर टैक्स मोस्टली हम देखा था बैंकों पे था या इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे था, उस पर मुझे इतना नहीं लगता। जहाँ तक एक्टिविटीज़ का तल्लक अगर होती है तो हुकूमत को ये बिल्कुल लेना चाहिए स्टेप। मगर दूसरी बात आपने बात की कि क्या ये इसको आईएमएफ इजाज़त देगी। देखें, जब हुकूमत ने कोई काम करना होता है तो फिर इनको आईएमएफ के साथ बड़ी डील करनी आती है। आपने देखा होगा रिसेंटली कि जब इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी थी या इन्होंने दूसरी मराहत को बढ़ाना था, तो वहाँ पर आईएमएफ ने शायद कुछ नहीं कहा। इन्होंने यानी कि 100 के हिसाब से गाड़ियाँ खरीद लीं, वहाँ आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा। जहाँ के ट्रस्ट्री में या हालांकि सारे जो ऑस्ट्रेलिया के मैयर से या जिस बात बचत की जो बातें हो रही थी वो सारी की सारी वहाँ हो रही थी, उसके बावजूद इन्होंने सारे काम ये कर लिए। मगर एक चीज़ और है, जैसा पहले बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी, तो दूसरी बात यह क्या सिर्फ यानी कि स्लैब्स को कम करने से फ़ायदा होगा या टैक्स निज़ाम को रिफाइन करने से फ़ायदा होगा? जितना हम इसमें जान के छूट की बात कर रहे हैं या उसमें रिलीफ की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को इसके यानी कि जो टैक्स सिस्टम है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि असल प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर हम ब्राइब्स की बात करते हैं, रेंट सीकिंग की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, अंडर इनवाइसिंग की बात करते हैं, सारा कुछ वो वहाँ से शुरू होता है। गवर्नमेंट को इक्वली वहाँ पर भी कोई इक़दाम करने होंगे। लेकिन रावी साहब, ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि क्या हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है भी कि इतना बड़ा स्पेस क्रिएट कर सके बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी और फिर आम आदमी के लिए भी। और फिर ज़ाहिर है एक तरफ तो आईएमएफ है जो लगता है हमें कि फिस्कल डिसिप्लिन लाना चाहता है, मतलब उसकी एक विश तो है कि रहे, क्योंकि वो कर्ज देने वालों में से है। तो क्या, और फिर हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई जो करप्शन से मुताल्लिक थी, बड़ी होशरुबा थी, तो क्या ये मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान इस पैराए में? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आपको करना पड़ेगा बूस्ट। इसके अलावा आप जो भी कर लें, इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाएगी। कोई भी जो मुल्क होता है ना, अगर हम बात करेंगे सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके कंट्री चला लेंगे, दुनिया में कोई भी जो मुल्क होता है वो टैक्स पे नहीं चलता अकेले। उसका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक और चीज़ देखें, अगर इंडस्ट्री चलती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो फिर उस पर तो टैक्स ही मिलेगा ना गवर्नमेंट को। या जिस तरह बात करते हैं जो एक्सपोर्ट बढ़ती है उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ती है उस पर भी टैक्स मिलेगा। जो बात करते हैं जितना कम होगा तो क्या उसको कर सकते हैं, वो होगा। मगर बात सिर्फ ये है कि ये अगर हम इस इंटेंशन से करना है और ये मेक श्योर करना है कि ये सारा रिलीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करे। अब जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं, इसके लिए इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, और इसके आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं कि लोग इन्वेस्ट करना चाहें आपके मुल्क में। अगर हम इतना ज़्यादा करते जाएंगे इंटरेस्ट रेट और हर चीज़ और ये टैक्सेस वगैरह, तो हमारे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? यानी आप ये समझते हैं कि दूसरी तरफ आईएमएफ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा इस पे? नहीं, उसको होगा भी तो हमें उसको कॉल करने की जरूरत है कि देखें, जहाँ हम आपसे पैसे तो नहीं ना मांग के रह सकते सारी उम्र। हमें अपने मुल्क में भी यानी कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। जब तक एक ये आप लिख लें, बाकी इतनी मर्जी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ये टैक्स बढ़ाना है बढ़ाएं, मगर कुछ किसके पास पैसा होगा तो टैक्स बढ़ेगा ना। जैसे आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक होती जा रही है। आपकी जब तक एक्टिविटी श्रिंक होती जा रही है, दैट्स मीन लोगों की टैक्स पे करने की भी एक तो ये है कि उनकी इस्तात कम हो जाएगी। साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, टाइम कम है, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। साहब माहिर इक्तिसादी वो हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। पंजाब में 25 साल बाद बसंत और पतंगबाजी की वापसी महज एक त्यौहार की बहाली नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी, इंतजामी और सकाफती फैसला है। 2001 में पाबंदी के बाद अब पहली बार हुकूमत ने बसंत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह फैसला एक बड़े रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता बरसों में पतंगबाजी में खतरनाक केमिकल डोर इस्तेमाल करने से गले कट जाने के वाक़यात और ट्रैफिक हादसात समेत पुलिस की कमज़ोर कार्रवाई ने बसंत को एक खतरनाक त्यौहार में बदल दिया था। अब हुकूमत ने मशरूत इजाज़त देकर
एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है जो बसंत को महफूज बनाने की कोशिश तो है, लेकिन कई चैलेंजेस से भरपूर भी है। अब जैसा कि हुकूमत ने बसंत को महफूज बनाने के लिए जारी करदा ऑर्डिनेंस में सख्त तरीन सजाएं रखी हैं, जिसमें 3 से 5 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा और ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल ज़मानत तसव्वुर होंगी। इसके साथ साथ 18 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी और खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन को जुर्माने की शर्त। हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है कि बसंत अब सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल कानूनी जिम्मेदारी होगी। इस ऑर्डिनेंस का सबसे नुमाया पहलू यह है कि हुकूमत ने बसंत को जदीद तर्ज पर रेगुलेट करने की कोशिश की है। पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड दुकानदारों के जरिए फरोख्त, QR कोड के जरिए हर पतंग और डोर की ट्रैकिंग और सादा धागे वाली डोर के अलावा हर चीज़ पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये सब मिलकर इस त्यौहार को एक डिजिटल और कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में तब्दील कर रहे हैं। पुलिस को मशकूक घरों की तलाशी का इख्तियार और खिलाफ वर्जी की इतला देने वालों को कानूनी सरपरस्ती जैसे इकदाम जाहिर करते हैं कि हुकूमत इस बार बसंत के मामले पर कोई नरम गोशा रखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पंजाब का इंतजामी निज़ाम हकीकत में इन सख्त कवानीन पर अमल दरामद कर सकेगा? क्या पुलिस पूरे सूबे में गैर कानूनी डोर बनाने वालों, छतों पर अंधी दौड़ लगाने वालों और बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों को रोक सकेगी? क्योंकि तारीख गवाह है कि बसंत पर असल चैलेंज कानून तोड़ने वालों का नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वालों का कमज़ोर रद्द अमल रहा है। दूसरी जानिब ये फैसला एक सियासी पहलू भी रखता है। ऐसे वक्त में जब आलमी रिपोर्ट्स में गवर्नेंस के मसाइल की निशानदेही हो रही है और सूबाई हुकूमत पर कारकर्दगी दिखाने का दबाव भी है, ऐसे में बसंत की वापसी अवामी सतह पर एक मस्बत और पुरजोश तासुर देने की कोशिश मालूम होती है। ये कदम पंजाब के सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि बसंत ना सिर्फ मकामी सतह पर मकबूल थी बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहत को भी अपनी तरफ माइल किया करती थी। अगर ये त्यौहार कामयाबी से मुनक्किद होता है तो ये हुकूमत के हक़ में एक बड़ी अवामी कामयाबी साबित हो सकती है। लेकिन अगर किसी एक बड़े हादसे ने खबर बना दी तो पूरी कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है। यही वजह है कि इस फैसले का असल इम्तहान बसंत के दिन नहीं बल्कि उस दिन होगा जब हुकूमत ये साबित करेगी कि वो एक ऐसे त्यौहार को महफूज बना सकती है जिसे कभी ख़तरनाक समझकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। मजमूई तौर पर बसंत की बहाली उम्मीद और खदशात का मिला जुला मंजर पेश करती है। एक तरफ लोग 25 साल बाद रंग, खुशियाँ और सकाफत का जश्न मनाएंगे और दूसरी जानिब इंतज़ामिया को पहले से ज़्यादा चौकस, सख्त और ज़िम्मेदार होना होगा। अगर इंतज़ामिया कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाती है तो ये फैसला न सिर्फ पंजाब की सकाफत को नई ज़िंदगी देगा बल्कि एक मौसर गवर्नेंस की मिसाल भी कायम करेगा। लेकिन अगर ज़रा सी भी कोताही हुई तो शायद फिर कई दहाइयों तक बसंत का नाम दोबारा बहाल ना हो सके। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। कराची में 3 साला बच्चे इब्राहिम की मैन होल में गिरकर हलाकत ने न सिर्फ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को उजागर किया बल्कि इंतजामी शफाफियत और मनसूबाबंदी की कमी पर भी सवालात उठा दिए हैं। अब इस हादसे पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसके मुताबिक BRT की तामीरात को सानही की बुनियादी वजह करार दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि BRT की खुदाइयों ने शहर के निकासी आब के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया और इस मैन होल को आर्जी कवर लगाकर पूरा करने की कोशिश की गई जो नाकाफी साबित हुई। मजीद ये कि रेड लाइन मनसूबे की जानिब से मैन होल खुले रहने के बारे में KMC को कबल वक्त आगाह नहीं किया गया, जिसने हादसे का खतरा बढ़ा दिया। इस तहकीक से वाज़ेह होता है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी और इंतजामिया के दरमियान कम्युनिकेशन गैप संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। दूसरी जानिब इस वाक़े की दिल दहला देने वाली CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसने हकीकी हालात को मजीद वाज़ेह कर दिया है। फुटेज के मुताबिक इतवार की शब 10 बजे कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब वाक़े डिपार्टमेंटल स्टोर से बच्चा इब्राहिम अपनी वालिदा के हमरा बाहर निकला और मैन होल पर खड़ा हो गया। चूँकि मैन होल का ढक्कन मौजूद नहीं था और आर्जी तौर पर गत्ते से उसे बंद किया गया था, लेकिन इस गत्ते ने बच्चे के वजन को बर्दाश्त न किया और वो मैन होल में जा गिरा। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे की वालिदा फौरी तौर पर मैन होल के करीब पहुँचकर चीखती और दुहाई देती रही। यह मंजर दिलखराश होने के साथ साथ शहरी हसासियत और वालिदैन की बेबसी को भी उजागर करता है। अब मैन होल की मौत बांटने का सिलसिला कोई नया नहीं है। सिर्फ साल 2025 के दौरान कराची में इस तरह के वाक़यात की बढ़ती हुई तादाद एक मुनज़्ज़म पैटर्न की निशानदेही करती है। जैसा कि ईदी फाउंडेशन और दीगर ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 23 अफराद, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी, खुले मैन होल्स या खुले नालों में गिरकर हलाक हुए। जनवरी में एक 6 साला बच्चा अपने रिश्तेदारों के घर शादी तकरीब से वापस आते हुए शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन होल में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर फरवरी में 3 साला बच्चा असदुल्ला हुकूमती सफाई के दौरान सुरजानी टाउन के मैन होल में गिरकर हलाक हुआ। फिर अप्रैल में तकरीबन 3 साला बच्चा किमारी ज़िला में खुले नाले में जा बहक हुआ। इसके अलावा सफाई के दौरान 3 कारकुन भी मैन होल में जहरीले सेवर के पानी या गैस की वजह से दम तोड़ गए, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि कारकुनान और शहरियों की हिफाजत के लिए मौजूदा निज़ाम ये सिलसिला मौजूदा और आर्जी वाक़यात की रोशनी में वाज़ेह करता है कि शहर में मैन होल्स और नालों की हिफाजत
तामीराती मंसूबों के साथ हमआहंगी और शहरी आगाही पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इब्राहीम का सानिया महज एक अलग वाक़या नहीं बल्कि एक वसी मसले की निशानदेही है जो शहरी मनसूबाबंदी, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और हिफाजती इक़दामात में गफलत की अक्कासी करता है। इस वाक़े के बाद हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ BRT या दीगर मनसूबों में मॉनिटरिंग को सख्त किया जाए बल्कि तमाम खुले मैन होल्स की फौरी निशानदेही और आर्जी हिफाजती इक़दामात पर भी काम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे दर्दनाक सानेहात को रोका जा सके। अब इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या होगी कि इब्राहीम के वालिद, जिनकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी है, लेकिन वो आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए खुद अमली तौर पर ये पेशकश कर रहे हैं कि वो मैन होल के ढक्कन खुद लगवाएंगे। अब इब्राहीम के वालिद की ये पेशकश इंतज़ामिया पर अदम एतमाद का इजहार है। बहरहाल अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस लेते हुए यह काम जारी किया है कि इस मामले पर जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ज़राए से खबर सामने आ रही है कि बल्दिया उज़्मा, कराची टाउन इंतज़ामिया और वाटर कॉरपोरेशन के मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध को आज ही ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म भी दिया है। उम्मीद है कि इस केस को टेस्ट केस बनाया जाएगा और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रोग्राम के वक्त अपने से आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।